guys, welcome to Piyush Hollywood Hindi YouTube channel, your one-stop destination for Hollywood and TV shows, latest news, updates, breakdowns with hidden details. इस शो को देखने से पहले आपका मेन बेसिक क्लियर होना चाहिए, नहीं तो शो को एंजॉय करने के बजाय इसके डिटेल्स में ही गुम हो जाओगे। इसीलिए इसका रिकैप बनाने से पहले सोचा बेसिक्स क्लियर कर देते हैं और बाद में प्लॉट डिटेल्स में घुसेंगे। पहले बात करते हैं इस शो में दिखाए गए मल्टीवर्स के बारे में। इनकी रियलिटी मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स को एक साथ मिलाकर बनती है। इसका सबसे बड़ा हिंट हमें शो के ओपनिंग सीन में ही मिलता है। बट आम जनता को अभी तक पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं पता। सबको लगता है कि बस उनकी दुनिया और उनका यूनिवर्स ही एक है। कहानी के चलते हम मैक्सिमम टाइम लायरा की दुनिया में बिताते हैं। लायरा की दुनिया हमारी दुनिया से काफी अलग है। इनकी टेक्नोलॉजी दिखने में तो एकदम पुराने जमाने वाली लगती है, बट फंक्शंस में वो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा एडवांस है। एक टाइप का मैकेनिकल या फिर एनालॉग रिवॉल्यूशन, क्योंकि इनकी दुनिया में आपको एक भी डिजिटल डिवाइस देखने को नहीं मिलेगा। इवन इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से काफी अलग है। ये लोग उसे एम्बासिटी बुलाते हैं। पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल रियलिटी। अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, इनकी दुनिया में सबसे बड़ा चेंज है इंसानों के साथ कनेक्टेड डीमंस। शैतानों वाला डीमन नहीं, यहाँ डीमन का मतलब भी एकदम अलग है। लायरा की दुनिया में हर एक इंसान की आत्मा या फिर साइंटिफिक भाषा में उसका इनर सेल्फ एक जानवर या फिर डीमन का रूप लेता है। हर डीमन अपने इंसान के साथ लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड हो जाता है। इन डीमंस के पास अपनी खुद की सोच या फिर कॉन्शियसनेस होती है। मतलब ये ऐसे ही कोई पालतू जानवर नहीं, वो आपके साथ बात भी कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से लिंक होती है। बच्चों के साथ रहने वाले डीमंस जब चाहे तब अपना शेप या फिर स्पीसीज बदल सकते हैं। बट जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाए, उनके डीमंस उनकी पर्सनैलिटी को मैच करने वाले एनिमल का फाइनल फॉर्म ले लेते हैं। इस फाइनल फॉर्म में आने के बाद या सेटलिंग वाले प्रोसेस के बाद डीमंस अपना रूप नहीं बदल सकते। सुनने में बड़ा कूल लग रहा है ना? वेल, उतना ही प्रॉब्लमेटिक भी है। हर एक इंसान और उसके डीमन को हमेशा एक दूसरे के करीब होना पड़ता है। अगर उससे उसके डीमन को अलग किया जाए तो दोनों को जान का खतरा भी हो सकता है। अगर आपके डीमंस को चोट पहुंचाई जाए तो उसका दर्द आपको भी होगा। इसीलिए लायरा की दुनिया में कुछ लोग डीमंस को अपना बेस्ट पार्टनर समझते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे अपनी कमजोरी मानते हैं। बट इस दुनिया में डीमंस सिर्फ इंसानों के पास नहीं होते, बल्कि विचेस या फिर जादूगरनियों के पास भी अपने डीमंस हैं। यस, इस शो में विचेस भी हैं। रुको जरा, सब्र करो, और भी बहुत कुछ आना है। सारे के सारे विचेस जवान और निहायती खूबसूरत फीमेल्स हैं, जो हजारों साल जिंदा रहने के बाद भी कभी बूढ़े नहीं होते। विचेस में एक और चीज कॉमन है, इनके डीमंस हमेशा बर्ड या फिर परिंदे ही होते हैं। अब क्योंकि बर्ड्स हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, इसीलिए विचेस के डीमंस ने उनकी बॉडी से दूर रहना सीख लिया था। इसीलिए विचेस के डीमंस उनसे जितना चाहे उतना दूर उड़ के जा सकते हैं। ये यूजुअली अपने डीमंस को दुश्मन पर नजर रखने या दोस्तों तक खबर पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। ओह बाय द वे, अपने डीमंस के साथ साथ ये खुद भी उड़ सकते हैं और भी बहुत पावर्स हैं इनमें। फास्ट स्पीड, टेलीपैथी, फ्यूचर में झांकना और खुद को दूसरों की नजर में इनविजिबल बनाना वगैरह। इनके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति है आर्मर्ड बेयर्स, कवच पहने भालू। आर्मर्ड बेयर्स दिखने में तो आम पोलर बेयर्स की तरह ही हैं, बट डीमंस की तरह ही इनके पास भी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस और स्पीकिंग एबिलिटीज हैं। ये बेयर्स निहायती टैलेंटेड लोहार हैं, ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्किल्ड। जिस तरह ह्यूमंस और विचेस के बीच डीमंस का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह इन आर्मर्ड बेयर्स के बीच उनका आर्मर या फिर कवच इंपॉर्टेंट है। वो अपने आर्मर को अपनी आत्मा की तरह मानते हैं। ये अपनी लोहार वाली स्किल्स की मदद से खुद अपना आर्मर बनाते हैं, और इनका आर्मर स्काई आयन नामी एक बहुत ही रेयर और मजबूत धातु से बनता है। अच्छे लोहार होने के साथ साथ आर्मर्ड बेयर्स अच्छे लड़ाकू भी हैं। यूजुअली आर्मर्ड बेयर्स आर्कटिक रीजन में अपनी अलग सोसाइटी बनाकर रहते हैं, बट अगर उन्हें कुछ गलत काम कर दिया तो उनका राजा उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल देगा। सोसाइटी से तड़ी पार होना किसी भी आर्मर्ड बेयर के लिए सबसे शर्मनाक बात है। लायरा की दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्पीशीज और रेसेस मौजूद हैं। विचेस के साथ साथ एंजल्स भी हैं भाई, बट अभी ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। जैसे जैसे शो में उनका इंट्रोडक्शन होगा उस वक्त उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो बस मेन एलिमेंट्स पर ही ध्यान देंगे। चलिए अब बात करते हैं गोल्डन कंपस या फिर एलिथियोमीटर के बारे में। देखने में ये तो एक आम कंपस की तरह ही दिखता है, बट इसमें 2 एडिशनल पॉइंटर्स और लोकेशन साइंस की जगह सिंबल्स बने हैं। अगर आप एलिथियोमीटर को ठीक से पढ़ना सीख जाएं तो इसकी मदद से किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो या फिर सच का पता भी लगा सकते हो। सिंपल भाषा में ये एक एनालॉग सर्च इंजन ऑन स्टेरॉइड्स है। इसके 3 पॉइंटर्स की मदद से अपना सवाल इंटर करना, फिर ये कंपास 4th पॉइंटर और सिंबल्स की मदद से आपको जवाब दे देगा। बट इसे यूज करना और पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत स्टडी और ट्रेनिंग लगती है। बट लायरा इसे बिना किसी ट्रेनिंग के बावजूद भी हाथ में उठाते ही पढ़ना सीख जाती है, विच मीन्स इसका और भी कुछ डीप सुपरनैचुरल कनेक्शन है। सुपरनैचुरल मतलब डस्ट के साथ कनेक्शन। डस्ट हिज डार्क मटेरियल्स की स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाह,
धूल के ऊपर किताबें छाप दी। नॉट एग्जैक्टली। डस्ट ऐसे स्पेशल पार्टिकल्स हैं जो अपने आप को मैच्योर्ड कॉन्शियसनेस के साथ अटैच करते हैं। सिंपल भाषा में लायरा की दुनिया में हर एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी के आसपास डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स को स्पेशल फोटो लेने वाली मेथड्स के थ्रू देखा जा सकता है। अब क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स सिर्फ अडल्ट ह्यूमन से अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों से नहीं, इसकी मदद से आपको ह्यूमंस और डीमंस के बीच का कनेक्शन भी पता चल सकता है। एलिथोमीटर में लगा वो फोर्थ पॉइंटर डस्ट की मदद से ही काम करता है। सो टेक्निकली ह्यूमंस के साथ डस्ट कम्युनिकेट कर सकती है एंड वाइस वर्सा। लायरा की दुनिया में डस्ट की खोज बोरिस रूसेको ने की थी, इसीलिए इसे यहाँ रूसेको पार्टिकल्स के नाम से भी बुलाया जाता है। सो डस्ट का कनेक्शन कॉन्शियस के साथ है, इसीलिए इनकी दुनिया के चर्च डस्ट को बुरा मानते हैं और इसका कनेक्शन सीधा एडम ईव और उनके एप्पल खाने वाले इंसिडेंट के साथ करते हैं। बाइबल के अनुसार ह्यूमंस का किया सबसे पहला और ओरिजिनल सिन या फिर ओरिजिनल गुनाह, उन्हें लगता है कि उसके पीछे डस्ट और ह्यूमंस कॉन्शियसनेस का कोई हाथ था। तो इस हिसाब से लायरा की दुनिया वाले चर्च भी क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं और क्योंकि वो डस्ट के अपोज में है, इसीलिए वो डस्ट की खोज करने वाले रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के भी पूरी तरह से खिलाफ में हैं और इसीलिए इनकी स्टोरी में द होली चर्च या मैजिस्टेरियम बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तब से मैं लायरा की दुनिया बोले जा रहा हूँ, बट ये लायरा है कौन? लायरा अल्टरनेट वर्ल्ड में रहने वाली एक आम बच्ची थी, बट उसके बचपन में ही एलिथोमीटर को बिना किसी ट्रेनिंग के पढ़ने वाली एबिलिटी ने उसे खतरनाक एडवेंचर्स पर भेज दिया। विचेस की गई भविष्यवाणी के हिसाब से सारे मल्टीवर्स की तकदीर अब लायरा के हाथों में है। कैसे, क्यों, कब, वो नहीं पता, बट देख के लग रहा है उसका कनेक्शन भी द ओरिजिनल सिन और टेम्पटेशन के साथ होने वाला है, इसलिए इसकी स्टोरी में चर्च भी इन्वॉल्व है। माना कि मैक्सिमम टाइम हम लायरा की दुनिया में बिताने वाले हैं, बट ये कहानी सिर्फ लायरा की दुनिया की नहीं बल्कि सारे मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। इसी मल्टीवर्स में हमारी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं विलियम पेरी। विल की दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने की कोई खास जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो कि सारी मल्टीवर्स का फ्यूचर अब इन दोनों बच्चों के भरोसे है। सीजन 1 की शुरुआत अल्टरनेट वर्ल्ड में लायरा बेलाक्वा से होती है। लायरा को उसके अंकल यानी लॉर्ड एजरियल ने बचपन में ही ऑक्सफोर्ड में मौजूद जॉर्डन कॉलेज के हवाले कर दिया था ताकि वो यहाँ के स्कॉलर्स के साथ पढ़ लिख कर बड़ी हो सके। लायरा यहाँ पर अपने डीमन पैन और बेस्ट फ्रेंड रॉजर के साथ रहती है। एजरियल ने अपनी सारी जिंदगी डस्ट और मल्टीवर्स की खोज में लगा दी, इसलिए इसके बाद बच्चे संभालने का टाइम नहीं। लायरा को भी अपने अंकल की तरह ही एक्सप्लोरर बनना है। एजरियल अपनी रिसर्च के जरिए डस्ट की फोटो लेने में कामयाब होता है और फिर अपनी इस खोज के बारे में जॉर्डन के स्कॉलर्स को बताने ऑक्सफोर्ड आता है। जैसे ही लायरा को खबर मिलती है कि लॉर्ड एजरियल जॉर्डन के स्कॉलर्स को डस्ट पर लेक्चर देने वाले हैं, वो चुपके से इनकी बातें सुनने का प्लान बनाती है। पर तभी लायरा जॉर्डन कॉलेज के मास्टर को एजरियल के ड्रिंक में जहर मिलाते देख लेती है। कहा था ना ये लोग डस्ट की न्यूज को बाहर आने नहीं देंगे, बट समय रहते लायरा एजरियल को वो जहरीली ड्रिंक पीने से रोक लेती है और उसे मास्टर की करतूतों के बारे में बताती है। एजरियल लायरा को अपने मास्टर पर नजर रखने के लिए कहता है और इससे पहले कि इसका लेक्चर शुरू हो वो उसे पास वाले कंटेनर में छुपा देता है। अपने प्रेजेंटेशन के दौरान एजरियल सारे स्कॉलर्स को डस्ट से रिलेटेड 2 बड़े सबूत दिखाता है। पहला कि डस्ट अरोरा या फिर नॉर्दर्न लाइट्स के जरिए इनकी दुनिया में एंटर करती है और ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट ह्यूमन से ही अट्रैक्ट होती है, बच्चों से नहीं। दूसरी फोटो होती है आसमान में बसे शहर की। एजरियल का मानना है कि ये पैरेलल वर्ल्ड की झलक है। एक्चुअल में किसी ने आसमान में शहर नहीं बसाया। ये सब देखकर सारे स्कॉलर्स और मास्टर पगला जाते हैं। मास्टर फटाफट डैमेज कंट्रोल करने सबको वहां से जाने के लिए कहता है, बट तभी एजरियल इनके सामने स्टैनिस्लस ग्रूमन का बर्फ में जकड़ा हुआ सर रख देता है। ये इन्हीं के कॉलेज का स्कॉलर हुआ करता था। एजरियल को लगता है कि शायद ग्रूमन ने मल्टीवर्स की खोज कर ली थी और इसीलिए मैजिस्टेरियम ने इसका मुंह बंद करने इसे मरवा दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद एजरियल इन सबसे फंडिंग की डिमांड करता है ताकि ये डस्ट के बारे में और रिसर्च कर सके। दूसरी तरफ जिप्शियन कबीले के लोग टोनी कोस्टा की डीमन सेटलिंग सेरेमनी मना रहे थे कि तभी अचानक टोनी कोस्टा का भाई बिली कोस्टा किडनैप हो जाता है। ये किडनैपर के पास फॉक्स डीमन था। बिली के गायब होते ही उसकी मदर माकोस्टा और उसका भाई उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, बट इनके हाथ कुछ नहीं आता। जॉर्डन में मास्टर और उसका साथी चार्ल्स बैठकर लायरा के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। अपैरेंटली एलिथोमीटर ने बता दिया कि लायरा जल्द ही एक इम्पोर्टेंट जर्नी पर जाएगी और इसी के चलते वो किसी का भरोसा भी तोड़ेगी। एलिथोमीटर और भविष्यवाणी वाली आधी अधूरी बातें मुझे जरा भी पसंद नहीं। अरे जो है वो साफ साफ बोलो ना, काहे ओवर ड्रामेटिक होना है। अगली सुबह रॉजर्स लायरा को बिली कोस्टा के किडनैपिंग के बारे में बताता है। रॉजर को लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे गॉबलर्स का हाथ होगा, मैजिस्टेरियम द्वारा बनाया गया एक सीक्रेट ग्रुप। बट लायरा का मानना है कि ये गॉबलर्स वगैरह कुछ रियल नहीं, सब मन घड़त कहानियों का हिस्सा है। जिप्सियंस को भी अब लगने लगा है कि शायद बिली को वाकई में गॉबलर्स उठा के ले गए। इनके ग्रुप के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर है वेस्टर्न किंग जॉनफा और उनका एडवाइजर फेडर कोरम।
बस नाम याद रहे इसलिए बता रहा हूँ। मैजिस्टेरियम में फादर मैकफेल उनके लिए काम करने वाले लॉर्ड बोरियल को एजरियल और मल्टीवर्स रिलेटेड सारी बातों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। आई नो, अजीब अजीब नाम है सारे। डिनर के दौरान लायरा की मुलाकात मरीसा कोल्टर से होती है, जो इसे अपने साथ नॉर्थ चलने का न्योता देती है। लायरा को शुरू से ही एडवेंचर्स पर जाने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो फौरन मिसेस कोल्टर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, सिर्फ एक शर्त के साथ, इनके साथ रॉजर भी आएगा। थोड़ा समझा बुझाने के बाद मिसेस कोल्टर ये शर्त भी मान लेती है, बट तभी रॉजर्स को वो फॉक्स डीमन वाला आदमी किडनैप कर लेता है। अगली सुबह लायरा जाकर ये खबर मास्टर को देती है कि वो जॉर्डन को छोड़कर मिसेस कोल्टर के साथ नॉर्थ जाने वाली है। मास्टर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये लायरा को अपने साथ एलिथियोमीटर लेके जाने को कहता है। इनकी दुनिया में ऐसे बस 6 ही एलिथियोमीटर हैं और उनमें से एक अब लायरा की जिम्मेदारी होगी। लायरा समझ जाती है कि रॉजर को भी शायद गॉबलर उठा ले गए। मिसेस कोल्टर इससे वादा करती है कि लंदन पहुंचते ही ये लोग रॉजर की तलाशी शुरू कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि जिप्सियंस भी इनके साथ ही पीछे पीछे नॉर्थ के लिए निकले हैं। देख के लग रहा है कि शायद रॉजर के किडनैपर भी उसे वहीं लेकर जा रहे हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लॉर्ड बोरियल ऑक्सफोर्ड जाकर जॉर्डन के मास्टर से मिलते हैं, जो यहाँ पर ग्रूमन का कटा हुआ सर देखने आए थे, बट मास्टर उसे इसकी परमिशन नहीं देते। यहाँ से निकलकर लॉर्ड बोरियल एक पोर्टल के थ्रू अल्टरनेट वर्ल्ड में जाते हैं। वो दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी दिखती है। लॉर्ड बोरियल ग्रूमन की तलाश करने यहाँ पर थॉमस नामी एक बंदे को हायर करते हैं। ये ग्रूमन का कनेक्शन शायद दोनों वर्ल्ड्स के साथ है। लंदन पहुंचते ही लायरा समझ जाती है कि मिसेस कोल्टर मैजिस्टेरियम के साथ मिलकर काम कर रही है। लायरा चुपके से मिसेस कोल्टर और फादर मैकफील की बातें सुन रही थी, तभी कोल्टर इसे पकड़ लेती है और फादर मैकफील के वहां से जाने के बाद इसके डीमन को दबोचकर उसे पनिशमेंट देती है। यहाँ गुस्से में मिसेस कोल्टर के मुंह से एक सीक्रेट निकल जाता है कि लॉर्ड एजरियल लायरा के अंकल नहीं बल्कि उसके फादर हैं। लायरा पर चिल्लाने के बाद मिसेस कोल्टर जाकर रॉजर, बिली और दूसरे किडनैप बच्चों से मिलती है। अपेरेंटली इन सारी किडनैपिंग के पीछे इसी का हाथ था। लायरा को भी घर की तलाश लेते वक्त पता चल गया कि मिसेस कोल्टर जनरल ऑब्लेशन बोर्ड ऑफ लंदन नामी किसी सीक्रेट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है। फिर घर में चली एक पार्टी के दौरान जर्नलिस्ट एडेल लायरा को बताती है कि ये जनरल ऑब्लेशन बोर्ड ऑफ लंदन ही गॉबलर्स हैं। ये सुनते ही लायरा वहां से भाग जाती है, तो दूसरी तरफ लॉर्ड बोरियल एडेल के डीमन को दबोचकर उन दोनों को मार देते हैं। तभी लायरा को एक गॉबलर उठा लेता है, बट बिली का भाई टोनी कोस्टा उसे बचाकर अपने साथ जिप्सियंस के पास लेकर जाता है। ये जिप्सियंस भी सीक्रेटली गॉबलर्स का पीछा कर रहे थे ताकि इनके थ्रू वो किसी तरह बिली तक पहुंच सके। अब लायरा और जिप्सियंस साथ मिलकर बच्चों को बचाएंगे। जॉर्डन की तलाश लेते वक्त मिसेस कोल्टर को पता चल गया कि लायरा के पास एक एलिथियोमीटर है। फिर उसे ढूंढने लायरा के पीछे 2 रोबोटिक कीड़े भेजती है। इन स्पाई फ्लाइज के अंदर इविल स्पिरिट्स कैद होते हैं और इसी की मदद से ये काम करते हैं। इनका काम है अपने शिकार को ढूंढना और वापस आकर उसकी इन्फॉर्मेशन अपने ओनर तक पहुंचाना। अगर किसी ने इन स्पाई फ्लाइज को मारने या फिर तोड़ने की कोशिश की तो उसके अंदर कैद इविल स्पिरिट या फिर बुरी आत्मा बाहर निकलकर सामने आने वाले पहले शख्स को मार देगी। सो या प्रिटी बैडएस। लॉर्ड बोरियल को पता चल गया कि अल्टरनेट वर्ल्ड में ग्रूमन का नाम जॉन पेरी है। 13 साल पहले कर्नल जॉन पेरी अचानक गायब हो गए। फिलहाल इसके घर में उसका बेटा और मेंटली इल बीवी रहते हैं। यस, बेटा मतलब विलियम पेरी। मतलब ग्रूमन एक्चुअल में इस दुनिया का निवासी है। वो लायरा की दुनिया से यहाँ नहीं आया था, बल्कि इस दुनिया से किसी तरह ट्रेवल करके लायरा की दुनिया में पहुंच गया था। लायरा ऑलरेडी अपने पापा का सच जानकर परेशान थी कि तभी उसके ऊपर एक और बम फूटता है। मैकोस्टा इसे बताती है कि मिसेस कोल्टर लायरा की मम्मी है। एजरियल और कोल्टर का अफेयर चला था, जिसके बाद लायरा पैदा हो गई। फिर कोल्टर के हस्बैंड और एजरियल के बीच चले कॉन्फ्लिक्ट में हस्बैंड एजरियल के हाथों मारा गया, इसीलिए एजरियल ने लायरा को जॉर्डन के हवाले कर दिया था। अरे रे रे रे, बेचारी लायरा। लायरा से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टोनी और उसका दोस्त बेंजामिन मिसेस कोल्टर के घर तलाशी लेने जाते हैं। यहाँ कोल्टर के स्टडी रूम में इन्हें सारे किडनैप बच्चों के नाम मिलते हैं, इंक्लूडिंग बिली कोस्टा। बट तभी वहां पर मिसेस कोल्टर आ जाती है। टोनी तो बच के निकल गया, बट बेंजामिन नहीं बच पाता। मिसेस कोल्टर से अपने सच को छुपाने बेंजामिन अपनी खुद की कुर्बानी देता है। दूसरी तरफ जिप्सियंस के कैंप में लायरा समझ गई कि वो बिना किसी ट्रेनिंग के एलिथियोमीटर को पढ़ सकती है। ये अपने नए स्किल्स को ट्राई करने टोनी और बेंजामिन का हाल पूछती है। तभी एलिथियोमीटर इन्हें बताता है कि बेंजामिन इज नो मोर। सीरियसली मैन, आई थिंक लायरा की जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। एक गुड न्यूज मिल गई कि वो एलिथियोमीटर पढ़ सकती है, बट साला वो गुड न्यूज भी इसे पहली न्यूज बैड दे रही है। तभी मिसेस कोल्टर के भेजे वो स्पाई फ्लाइज इस पर हमला करते हैं। फादर कोरम किसी तरह एक फ्लाई को पकड़ लेते हैं, बट दूसरा वहां से भागने में कामयाब हो गया। मतलब मिसेस कोल्टर को अब लायरा की लोकेशन पता चलेगी। फिर वहां पर टोनी आकर सबको गुड न्यूज और बैड न्यूज देता है। गुड न्यूज के वो सही रास्ते पर है और बैड न्यूज के बेंजामिन अब नहीं रहा। बट लायरा ने ऑलरेडी बेंजामिन की मौत के बारे में फादर कोरम को बता दिया था। कोरम ये बात फौरन जाकर जॉन फा को बताता है कि लायरा बिना किसी ट्रेनिंग या बुक्स के नेचुरली एलिथियोमीटर पढ़ सकती है, विच मीन्स
कि लायरा अपने इस टैलेंट से इन्हें सीधा बिली और बाकी बच्चों तक पहुंचाएगी। लायरा और जिप्सियन बच्चों की तलाश करते हुए टॉलसन पहुंचते हैं। यहाँ रहने वाले मैजिस्टेरियम के मेंबर्स लोरिक बेनिसन नामी एक आर्मर्ड बेर को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। लोरिक को किसी वजह से उसके सोसाइटी से निकाल दिया था, जिसके बाद मैजिस्टेरियम ने उसका आर्मर छीनकर उसे अपने लिए काम पर लगा दिया। लोरिक की तलाश में यहाँ पर लीज कॉस्बी नामी एक एरोनॉट भी आया था। जल्द ही इन सारों की तकदीरें आपस में मिलने वाली हैं। फादर कोरम जानते हैं कि मैजिस्टेरियम के साथ चली इस लड़ाई में इन्हें सुपरनैचुरल मदद लगेगी, इसीलिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जो कि विच है उसे कांटेक्ट करके मदद मांगते हैं। सेरेफिना पेकाला यहाँ खुद नहीं आती, बट अपना डीमन भेजकर इनसे वादा करती है कि वो इस लड़ाई में जिप्सियंस के साथ हैं। इस लड़ाई में लोरिक भी इनके बहुत काम आएगा, बट जिप्सियंस का मानना है कि लोरिक जैसा तड़ीपार बैर भरोसे के लायक नहीं, बट लायरा को लोरिक पर पूरा भरोसा है। लायरा एलिथ्योमीटर की मदद से लोरिक को उसके आर्मर की लोकेशन बताती है और बदले में लोरिक इनका साथ देने के लिए तैयार होता है। जल्द ही लीज कॉस्बी भी इनकी टीम को ज्वाइन करता है, बट दोस्ती खाते में नहीं, पैसे के बदले। करंट सिचुएशंस के चलते हुए मैजिस्टेरियम कोल्टर को गॉबलर्स की लीडरशिप से हटाने की प्लानिंग करते हैं, बट तभी कोल्टर इन्हें बताती है कि लॉर्ड एजरियल इसके कब्जे में है। टेक्निकली लॉर्ड एजरियल आर्मर्ड बेर्स के कब्जे में है। बेर के राजा लोफर रैकिंसन ने इसके कहने पर एजरियल को कैद कर लिया। अगर मैजिस्टेरियम कोल्टर को सारी अथॉरिटी देते हैं तो वो बदले में एजरियल को इनके हवाले कर देगी। बदले में से एक और चीज चाहिए। ये मैजिस्टेरियम के एलिथ्योमीटर रीडर से एक सवाल पूछना चाहती है। सवाल बड़ा सीधा है, Who is Lyra Belacqua? मैडम जी को बच्ची में इंटरेस्ट आने लग गया। ये रीडर के बड़े बुरे दिन चले हैं, क्योंकि लॉर्ड बोरियल भी इसे अपना सवाल पूछने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। लॉर्ड बोरियल को एलिथ्योमीटर से वो सब जानना है जो ग्रूमन को अपनी रिसर्च के जरिए पता चला था। यहाँ से निकलकर कोल्टर सीधा जाकर लूफर से मिलती है। अगर लूफर कोल्टर के साथ काम करने के लिए तैयार होता है तो वो बदले में उसे बैप्टिज्म के जरिए मैजिस्टेरियम को ऑफिशियल मेंबर बना देगी। तो भालू साहब को इंसान बनने का शौक है। बच्चों की तलाश में नॉर्थ जाते वक्त लायरा को उसका एलिथ्योमीटर पास वाले फिशिंग विलेज जाने को कहता है। अपेरेंटली लायरा को वहां पर कोई घोस्ट मिलेगा। पहले तो जिप्सियंस इसे किसी भी साइड क्वेस्ट पर जाने की परमिशन नहीं देते, बट फाइनली लायरा लोरिक के साथ वहां चली जाती है। उधर अल्टरनेट वर्ल्ड में लॉर्ड बोरियल और उसका पार्टनर कॉन्स्टेंटली पेरिस के घर पर नजर रखे हुए हैं। विल की मम्मी भाप लेती है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और इन पर कॉन्स्टेंटली अपनी नजर लगाए बैठा है, बट विल को लगता है कि शायद इसे फिर से दिमाग का दौरा पड़ गया। लॉर्ड बोरियल को पूरा यकीन है कि ये जॉन पेरी एक ग्रूमन सीक्रेटली दोनों दुनिया में जिंदगी जी रहा था। उसे मल्टीवर्स के बारे में जो भी पता चला होगा उसके सबूत इसके घर में मिल सकते हैं। बोरियल का शक बिल्कुल सही है। जॉन ने अपनी बीवी एलेन को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, उसमें कोई क्लू मिल सकता है। एलेन उन लेटर्स के बारे में अपने बेटे विल को बताती है। फादर कोरम फाइनली अपनी एक्स यानी सेरेफिना पेकाला से मिलते हैं। कहा था ना कि विचेस हमेशा जवान रहते हैं। विल ये लोग यहाँ पर आगे आने वाली बड़ी जंग के बारे में बात कर रहे थे। बात अब बस कुछ किडनैप बच्चों की नहीं रही। सेरेफिना इसे बताती है कि जिस एजिल को ये लोग पागल समझ रहे थे वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। मल्टीवर्स इज रियल। लायरा एलिथ्योमीटर की मदद से बिली कोस्टा को ढूंढ लेती है। यही है वो घोस्ट क्योंकि किसी ने बिली से उसके डीमन को अलग कर दिया था, इसीलिए एलिथ्योमीटर इसे घोस्ट समझ रहा था। लायरा फौरन बिली को लेकर उसके माँ के पास जाती है, बट जिप्सियंस के पास पहुंचते ही बिली अपना दम तोड़ देता है। उसी रात कुछ गॉबलर्स लायरा को पकड़कर उनके सीक्रेट स्टेशन यानी बुलवांगर लेकर जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही लायरा ने अपना नाम लिजी बताती है। गॉबलर्स किडनैप किए सारे बच्चों को आखिर यहीं पर लेकर आते हैं। बिली यहीं पर था और रॉजर्स भी यहीं है। फिर लायरा और रॉजर्स साथ मिलकर ये पता लगाते हैं कि गॉबलर्स यहाँ पर सीक्रेटली एक मशीन के जरिए बच्चों से उनके डीमंस अलग कर रहे हैं। लायरा यहाँ कैद सारे बच्चों से वादा करती है कि वो इन्हें यहाँ से भगा देगी। जिप्सियंस और लोरिक ऑलरेडी इन्हें ढूंढते हुए सही रास्ते पर निकले हैं। तभी यहाँ के साइंटिस्ट लायरा को पकड़कर उसका डीमन अलग करने लेकर जाते हैं, बट समय रहते मिसेस कोल्टर इन्हें रोक लेती है। साइंटिस्ट को पता नहीं था कि लायरा कोल्टर की बेटी है, इसलिए उन्होंने एक्सीडेंटली उसको मशीन में डाला था। इसे यहाँ ये भी पता चल गया है कि लायरा जानती है कि कोल्टर उसकी मम्मी है। कोल्टर से समझाती है कि ये डस्ट बहुत ही बुरी चीज है और इसका कनेक्शन सीधा ओरिजिनल सिन के साथ है। अडल्ट ह्यूमंस के लिए डस्ट से छुटकारा पाना अब नामुमकिन है, बट अगर बचपन में ही बच्चों से उनके डीमंस अलग किए जाएं तो डस्ट उनसे कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। बट ये प्रोसीजर अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसीलिए ये लायरा के डीमन को अलग करके रिस्क नहीं लेना चाहती। कोल्टर लायरा को अपने साथ चलने को कहती है, बट लायरा उस फ्लाई स्पाई की मदद से इसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। यस, वही फ्लाई स्पाई जो फादर कोरम ने पकड़ा था। लायरा और पैन लैब जाकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय करते हैं। लोरिक, जिप्सियंस और सेरेफिना भी इधर एकदम टाइम पर पहुंच गए। वहां मौजूद ऑलमोस्ट सारे गॉबलर्स मारे जाते हैं, बट कोल्टर किसी तरह छुपकर बच गई। जिप्सियंस सारे बच्चों को लेकर नॉर्थ से वापस जाते हैं। लायरा, रॉजर्स, लोरिक और स्कोर्सबी एजरियल को ढूंढने अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। सेरेफिना स्कोर्सबी को बताती है कि लायरा के साथ सारे मल्टीवर्स की तकदीर कनेक्टेड है और लायरा अब स्कोर्सबी की जिम्मेदारी है।
ना चाहते हुए भी इसे ये जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। आधी रात को आसमान में इन पर क्लिफ घास नामी उड़ने वाले जानवरों का हमला होता है। हमले में लायरा इनके हॉट एयर बलून से नीचे गिर गई। डोंट वरी, लायरा को कुछ नहीं हुआ, बट फिर इसे आर्मर्ड बेयर्स पकड़कर अपने साथ राजा के पास लेकर जाते हैं। लायरा लोफर को बताती है कि वो लोरेक की आर्टिफिशियल डीमन है जिसे गॉबलर्स ने बनाया था। लायरा चुपके से एलिथ्योमीटर को यूज करके इस बात का झूठा सबूत भी देती है। फिर लायरा इसे पट्टी पढ़ाती है कि अगर लोफर ने 1-on-1 लड़ाई में लोरेक को हरा दिया तो लायरा लोफर की डीमन बन जाएगी। लोफर बड़ी आसानी से इसके झांसे में आता है और लोरेक के साथ 1-on-1 लड़ाई में हार जाता है। लोरेक लोफर को मारकर खुद को वहां का नया राजा घोषित करता है। यहाँ किंग लोरेक लायरा ब्लाकुआ को नया नाम भी देता है, लायरा सिल्वर टंग। फिर रॉजर के साथ मिलकर लायरा और लोरेक एजरियल को ढूंढने उसकी लैब जाते हैं। जैसे ही मिसेस कोल्टर और मैजिस्टेरियम को पता चलता है कि लोफर मर गया, वो अपनी आर्मी लेकर एजरियल को मारने निकल पड़ते हैं। आई मीन सारी आर्मी एक बंदे को मारने नहीं, आर्मी रास्ते में आने वाले आर्मर्ड बेयर्स के लिए है। फिर हम देखते हैं कि क्रैश में स्कोर्सबी भी जिंदा बच गया। सेरेफिना से मिलकर खुशखबरी देती है कि लोरेक राजा बन गया और लायरा भी बिल्कुल ठीक है, बट लायरा को अब भी स्कोर्सबी की मदद की जरूरत पड़ेगी। लायरा और रॉजर फाइनली एजरियल से मिलते हैं, जो इसे यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं। सरप्राइजिंगली रॉजर को देखते ही एजरियल का सारा गुस्सा ठंडा होता है। दूसरी तरफ अल्टरनेट वर्ल्ड में लॉर्ड बोरियल के आदमी विल के घर में घुसते हैं। विल अपनी मम्मी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर वापस अपने घर जाता है। लकीली उसके पापा के सारे लेटर सुरक्षित हैं, पर वापस आते वक्त विल एक्सीडेंटली हाथापाई में थॉमस को मार देता है। लॉर्ड बोरियल का दूसरा आदमी विल की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाकर उसे ढूंढने में पुलिस की मदद लेगा। लॉर्ड एजरियल लायरा को बताता है कि उसने मल्टीवर्स में जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैजिस्टेरियम नहीं चाहते कि डस्ट और मल्टीवर्स से रिलेटेड एजरियल की रिसर्च दुनिया के सामने आए, इसीलिए वो उसे मारना चाहते हैं। इनकी दुनिया में ईव का डीमन उसके एप्पल खाने के बाद सेटल हुआ था, मतलब उस मोमेंट से ईव का इनोसेंस चला गया, तो इसीलिए मैजिस्टेरियम डस्ट को ओरिजिनल सिन के साथ कनेक्ट करते हैं। लॉर्ड बोरियल को फाइनली अपने सवाल का जवाब मिल गया। एलिथ्योमीटर के हिसाब से लॉर्ड बोरियल को जो चाहिए उसे पाने में जॉन पेरी का बेटा विल उसकी मदद करेगा। उसी रात लायरा को बिना बताए लॉर्ड एजरियल चुपके से रॉजर को अपने साथ लेकर बर्फीली पहाड़ियों की ओर जाते हैं। ओके, सो जब भी किसी बच्चे से उसका डीमन अलग किया जाए, आई मीन मशीन के जरिए, तब पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। लॉर्ड एजरियल इसी एनर्जी की मदद से मल्टीवर्स का दरवाजा खोलना चाहता है। ये रॉजर को अरोरा या फिर नॉर्दर्न लाइट्स के सोर्स के पास लेकर जा रहा है, ताकि वो वहां पर रॉजर की कुर्बानी देकर उससे निकली एनर्जी से मल्टीवर्स का दरवाजा खोल सके। अब समझा ये रॉजर को देखकर इतना खुश क्यों हो गया था। लायरा समझ जाती है कि रॉजर की जान खतरे में है, बट वो समय रहते उसे बचा नहीं पाती। लॉर्ड एजरियल रॉजर की कुर्बानी देकर मल्टीवर्स का दरवाजा खोल देता है। तभी वहां पर कोल्टर और मैजिस्टेरियम की आर्मी भी आती है, बट इन्हें भी आने में बहुत देर हो गई। मल्टीवर्स के दरवाजे पर लॉर्ड एजरियल की मुलाकात कोल्टर से होती है। ये इसे अपने साथ एडवेंचर पर चलने को कहता है, बट कोल्टर के मना करने के बाद एजरियल अकेला ही अंदर जाता है। कोल्टर के वहां से जाने के बाद रॉजर को फाइनल गुड बाय बोलकर लायरा भी दरवाजे के अंदर जाती है। उधर अल्टरनेट वर्ल्ड में पुलिस से भागते वक्त विल को भी मल्टीवर्स में जाने वाला पोर्टल मिलता है और ये भी उसके अंदर घुस जाता है। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। मल्टीवर्स के दरवाजे को पार करके लायरा वर्ल्ड ऑफ चितिगाद से पहुंचती है। ये वही शहर है जो लायरा ने लॉर्ड एजरियल के फोटो में देखा था, द सिटी इन द स्काई। थोड़ा घूम फिर के जांच करने पर लायरा समझ जाती है कि ये शहर बिल्कुल सूना पड़ा है। देख के लग रहा है कि यहाँ के निवासी किसी कारण इधर से जल्दी जल्दी में भाग गए। कहीं इसके पीछे भी लॉर्ड एजरियल का हाथ तो नहीं। उधर लायरा की दुनिया में मैजिस्टेरियम के कार्डिनल मल्टीवर्स के दरवाजे को बंद करने की मांग करते हैं, बट फादर मैकफेल का मानना है कि ऐसा करना चर्च की इमेज के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर ये डिसाइड होता है कि मिसेस कोल्टर अपने इंटरोगेशन स्किल्स की मदद से मैजिस्टेरियम के कब्जे में पड़ी एक विच से मल्टीवर्स की सारी सच्चाई उगलवा लेगी, क्योंकि विचेस को पहले से ही मल्टीवर्स के बारे में जानकारी थी। फाइनली विल और लायरा एक साथ आते हैं। विल लायरा के बोलने वाले डीमन को देखकर हैरान है, तो लायरा विल को बिना किसी डीमन के देख के हैरान है। लायरा को लगता है कि शायद विल भी किसी घोस्ट की तरह सोललेस बंदा है, बट फिर विल से भरोसा दिलाता है कि ही इज अ गुड बॉय। वो भी लायरा की तरह ही किसी दूसरी दुनिया से आया है, ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसानों के पास उनके अपने बोलने वाले डीमंस नहीं होते। फिर ये दोनों साथ मिलकर शहर की तलाशी लेने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ मिसेस कोल्टर एक विच की बॉडी से क्लाउड पाइन ट्री के टुकड़े निकालकर उसे टॉर्चर करती है। मल्टीवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाने विचेस इन्हीं मैजिकल ब्रांचेस की मदद से हवा में उड़ते हैं। दूसरी तरफ लायरा और विल की मुलाकात वहां के 2 लोकल बच्चों से होती है, एंजेलिका और पाउला। ये बच्चे इन्हें बताते हैं कि यहाँ के सारे एडल्ट स्पेक्टर्स के डर से भाग गए या फिर उनका शिकार हो गए। स्पेक्टर्स बच्चों पर हमला नहीं करते, वो बस एडल्ट ह्यूमंस की आत्माएं खाते हैं। ये लड़कियां विल और लायरा को थोड़ा बहुत खाना देकर वहां से अपने रास्ते चले जाते हैं। देख के लग रहा है कि लायरा और एंजेलिका की आपस में बिल्कुल नहीं जमने वाली।
लियाना मॉर्मंट वर्सेस वुल्वरीन जूनियर, काफी मजा आने वाला है। ली स्कोर्सबी सेरेफिना और उसके क्लैन के विचेस को अपनी आगे की प्लानिंग बताता है। इसका मानना है कि ग्रूमन के पास एक ऐसा स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से वो लायरा की हिफाजत कर सकता है। अगर स्कोर्सबी को स्पेशल ऑब्जेक्ट या हथियार चाहिए तो उसे पहले ग्रूमन को ढूंढना पड़ेगा। तभी वहां पर दूसरे क्लैन की रानी क्वीन स्कादी आकर सेरेफिना से मदद मांगती है कि मैजिस्टेरियन ने इनके एक विच को किडनैप कर लिया और उसे छुड़ाने में इसे इनके क्लैन की मदद चाहिए। बट सेरेफिना की करंट प्रायोरिटी लायरा मतलब उनकी प्रोफेसी है। स्काडी को अकेले ही मैजिस्टेरियम से लड़ना होगा। मिसेस कोल्डर के सामने वो विच हार मान लेती है और उसे धीरे धीरे इनकी प्रोफेसी के बारे में बताने लगती है। इस सब का कनेक्शन ऑब्वियसली लायरा से है और इनकी प्रोफेसी में लायरा का कोई अलग नाम है। हु इज लायरा एग्जैक्टली? फिर अपने प्रोफेसी की रक्षा करने वो विच मौत की देवी यम्बयाका से प्रे करके अपनी जान की कुर्बानी देती है। तब स्काडी यहाँ पहुंचकर विच की इस विश को पूरा करती है और वापस जाने से पहले मैजिस्टेरियम के कुछ मेंबर समेत कार्डिनल को बुरी तरह से घायल करती है। उधर लायरा और विल की दोस्ती बढ़ने लगी है। वो अब एक दूसरे के ऑमलेट बडीज बन गए। बट फिर भी लायरा को विल पर 100% भरोसा नहीं। I mean, उसकी लाइफ में आने वाले आधे लोगों ने इसको धोखा दिया है। विल क्या, लायरा को तो अब अपने एलिथ्योमीटर पर भी भरोसा नहीं। इससे लगता है कि एलिथ्योमीटर इन्हें आधा अधूरा सच बताता है। अगर समय रहते एलिथ्योमीटर ने इन्हें वॉर्न किया होता तो शायद रॉजर नहीं मरता। फिर विल और लायरा को वहां स्पेक्टर का शिकार अडल्ट मिलता है। इसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे गॉबलर्स के पकड़े उन बच्चों की थी जिनके डीमंस उनसे अलग किए गए थे, सोललेस जिंदा लाश की तरह। तभी इन्हें एक बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है। इस बिल्ली को एंजेलिका और शहर के दूसरे बच्चे परेशान कर रहे थे, बट पैन अपना रूप बदलकर बच्चों को वहां से भगा देता है। आई थिंक ये वही बिल्ली है जिसका पीछा करते हुए विल ने मल्टीवर्स का पोर्टल ढूंढा था। लगता है इस बिल्ली पर भी नजर रखनी पड़ेगी। स्काडी के हमले में कार्डिनल बुरी तरह घायल हो गए थे, बट वो अब भी जिंदा है। यहाँ मिसेस कोल्टर फादर मैकफेल को एक ऑफर देती है। कोल्टर कार्डिनल को मार देगी। सबको लगेगा कि ये अपने इंजुरीज की वजह से मर गया। इसके मरने के बाद मैजिस्टेरियम फादर मैकफेल को नया कार्डिनल बना देंगे। फिर ये दोनों जितनी चाहे उतनी मनमानी कर सकते हैं। दूसरी तरफ विल और लायरा को पता चलता है कि थोड़े लैंग्वेज डिफरेंसेस और टेक्नोलॉजी को छोड़कर इनकी दुनियाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे ही विल इसे बताता है कि इसकी दुनिया वाले ऑक्सफोर्ड में भी एक जॉर्डन जैसी यूनिवर्सिटी है, लायरा विल की दुनिया में जाने की जिद करती है। लायरा को लगता है कि शायद विल की दुनिया के स्कॉलर्स इसे डस्ट के बारे में कुछ बता सकें। विल इससे वादा करता है कि सुबह होते ही वो लायरा को अपनी दुनिया वाले ऑक्सफोर्ड लेकर जाएगा। तभी हम बाहर स्पेक्टर की पहली झलक देखते हैं जो आजादी से अपने नेक्स्ट शिकार की तलाश में घूम रहा था। इतना होने के बावजूद भी लायरा को विल पर पूरा भरोसा नहीं, इसीलिए वो फाइनली एलिथ्योमीटर की मदद से विल का कैरेक्टर चेक करती है। एलिथ्योमीटर इसे बताता है कि विल ने हाल ही में एक मर्डर किया है, बट विल बैड मर्डरर नहीं बल्कि यूरिक की तरह एक गुड मर्डरर है। विल बाहर बैठा अपने पापा के लेटर्स पढ़ रहा था कि अचानक उसे सटन नाइफ के विजन्स आते हैं। देख के लग रहा है कि वो नाइफ सामने वाले टावर में है। विल अपना कंट्रोल खोकर उस टावर की ओर खिंचा जा रहा था कि तभी पीछे से इस पर स्पेक्टर हमला करता है और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल एकदम ठीक है। शायद इंस्पेक्टर्स ने इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया होगा। पिछली रात क्या हुआ था वो तो शायद अब आगे ही समझेगा। वादे के मुताबिक विल लायरा को अपनी दुनिया वाले ऑक्सफोर्ड लेकर जाता है और इस दुनिया में एंटर करते ही लायरा एक तेज गाड़ी से टकरा जाती है। लायरा की दुनिया में गाड़ियां इतना तेज नहीं चलते, इसे और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बोरियल चुपके से दोनों बच्चे पर नजर रखे हुए हैं। लायरा फौरन समझ जाती है कि ये दुनिया बस दिखने में इसकी दुनिया जैसी है, वो भी बस थोड़ी सी। बट अनफॉर्चुनेटली विल की दुनिया में जॉर्डन कॉलेज जैसी कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ लायरा की दुनिया में कार्डिनल स्टूरॉक की मौत के बाद फादर मैकफेल मैजिस्टेरियम का नया एक्टिंग कार्डिनल बनता है। सबको लगता है कि स्टूरॉक की मौत वाकई में क्वीन स्काडी की वजह से हुई थी। फ्यूनरल के दौरान मैकफिल सबसे वादा करता है कि इसकी कीमत सारे विचेस को चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ विल लायरा की मरम पट्टी करके उसे स्मार्टफोन पर ज्ञान देता है, बट लायरा के मुताबिक उसका एलिथ्योमीटर विल के स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा कूल है। तभी लायरा से बोलती है कि एलिथ्योमीटर ने इसे बताया कि विल एक गुड काइंड ऑफ मर्डरर है। लायरा के मुंह से मर्डरर वर्ड सुनते ही विल बहुत गुस्सा होता है। फिर विल लायरा को वहीं छोड़कर अपनी मम्मी का हाल देखने जाता है। प्लान के मुताबिक ये दोनों फिर से शाम 5 बजे बोटानिक गार्डन्स की लोकेशन पर मिलेंगे। ये गार्डन्स इन दोनों के वर्ल्ड्स में सेम जगह पर मौजूद हैं। विल के जाने के बाद लायरा टाइम पास करने पास वाले पिट रिवर्स म्यूजियम जाती है, जहां उसे लॉर्ड बोरियल मिलता है। ये दोनों म्यूजियम में खड़े होकर ट्रिपैनिंग स्कल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रिपैनिंग मतलब अपनी खोपड़ी में होल्स बनाना। बोरियल का मानना है कि इस होल्स बनाने वाले रिचुअल को आज भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। वाह क्या बात है, खोपड़ियों को लेकर बॉन्डिंग बन रहा है इनका। यहाँ लॉर्ड बोरियल लायरा को अपना नाम चार्ल्स बताकर उसे विजिटिंग कार्ड देता है, जस्ट इन केस अगर लायरा को इन खोपड़ियों या अदर एंटीक चीजों के बारे में कुछ और जानकारी लगे। लायरा भी इसे अपना नाम लिजी बताकर उसका बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट करती है। फिर लायरा
एलियोमीटर की मदद से विल के दुनिया वाले स्कॉलर का पता ढूंढती है। ऐसा स्कॉलर या ऐसी स्कॉलर जिसे डस्ट के बारे में सब कुछ बता सके। और लकीली एलियोमीटर उसे पास वाला ही लोकेशन दिखाता है। विल चुपके से अपनी मम्मी का हाल चेक करके वहां से इनके लॉयर्स को मिलने जाता है, जिसके बारे में विल को अपने पापा के लेटर्स पढ़ने पर पता चला था। फिर हम देखते हैं कि सेरेफिना और स्कार्डी के बीच कार्डिनल की मौत को लेकर बहस चली है। स्कार्डी का मानना है कि उसने जो किया वो ठीक किया, कार्डिनल ऐसी ही मौत डिजर्व करता था। बट सेरेफिना बाकी विचेस की खातिर मैजिस्टेरियम के साथ समझौता करने वहां पर अपने कौंसल यानी मार्टिन को भेजती है। लायरा एलियोमीटर की बताई निशानियों को फॉलो करके फाइनली उस स्कॉलर को ढूंढ लेती है, डॉक्टर मैरी मलोन, जो कि एक डार्क मैटर रिसर्चर है। दूसरी तरफ मार्टिन मैजिस्टेरियम को समझाने की कोशिश करता है कि स्कार्डी ने जो कुछ भी किया वो उसका पर्सनल डिसीजन था। एक विच की गलती की सजा सारे विचेस को नहीं मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर इसके सारे स्टेटमेंट जबरदस्त बैकफायर करते हैं और मैजिस्टेरियम मार्टिन को जेल भिजवाकर विचेस के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करते हैं। यही लॉर्ड बोरियल कोल्टर से लायरा का हाल पूछता है, बट ये उसे बताता नहीं कि इसने लायरा को विल की दुनिया में देखा था। ये भाई साहब की अपनी अलग ही प्लानिंग चली है। जॉन पैरी ने गायब होने से पहले अपने फैमिली के लिए एक ट्रस्ट सेटअप किया था, जो इलेन के अकाउंट में हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करता था। विल अपने लॉयर से मिलने गया था ताकि वो उसमें से बचा हुआ सारा पैसा निकाल ले। इन शॉर्ट ये इधर से भागने के प्लान में है। बट इनके लॉयर के हिसाब से अगर ट्रस्ट ब्रेक करना है तो विल को उसकी मम्मी या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स की परमिशन लगेगी। विल को जरा भी आइडिया नहीं था कि यहीं ऑक्सफोर्ड में उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। साला दोनों बच्चों के फैमिलीज झोलर हैं। लायरा एलियोमीटर की मदद से मैरी को यकीन दिलाती है कि डस्ट इज रियल। विल की दुनिया में डस्ट शैडो पार्टिकल्स को कहते हैं। मैरी लायरा को लेकर शैडो पार्टिकल्स के बारे में और जानकारी देने उसे उनकी स्पेशल लैब यानी केव में लेकर जाती है। यहीं मैरी और उसके पार्टनर्स डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहे थे। लायरा केव में लगी मशीन की मदद से डस्ट के साथ कम्युनिकेट करती है। यहाँ डस्ट लायरा से एलियोमीटर वाले सिंबल्स की मदद से बात करते हैं। ये शैडो पार्टिकल्स यानी डस्ट लायरा को बताते हैं कि मैरी भी जल्द ही किसी इंपॉर्टेंट चीज का हिस्सा बनने वाली है। बट इसके लिए मैरी को खुद डस्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा, किसी ईचिंग नामी चाइनीज बॉक्स की मदद से। तभी लायरा को याद आता है कि 5 बजे उसे बोटानिक गार्डन्स में जाकर विल से मिलना है। लायरा मैरी से वादा करती है कि वो कल फिर से वापस आकर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेगी। विल ग्रैंड पेरेंट्स को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि उन्हें अर्जेंटली सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। बट उसके ग्रैंडफादर को लगता है कि विल ये सब उसकी मम्मी के कहने पर कर रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स की एलेन से बिल्कुल नहीं बनती, शायद इसीलिए उनसे अलग है। तभी विल का ग्रैंडफादर चुपके से वॉल्टर्स को कॉल करके विल की लोकेशन बताता है। विल भांप लेता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स पुलिस के साथ मिले हुए हैं और फिर उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिसेस कोल्टर मैकफेल को बताती है कि अगर उसे वाकई में कार्डिनल बनना है तो इन विचेस के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेना होगा ताकि उसे फुल इंटरनल सपोर्ट मिले। बोटानिक गार्डन्स में लायरा विल को समझाती है कि उसे विल की नहीं बल्कि अब विल को लायरा की मदद की जरूरत पड़ेगी। एलियोमीटर के हिसाब से विल के फादर जिंदा हैं और एलियोमीटर कभी झूठ नहीं बोलता। लायरा एलियोमीटर की मदद से विल को उस मर्डर वाले दिन की पूरी कहानी डिटेल में सुनाती है। ये सब सुनने के बाद विल को फाइनली एलियोमीटर पर भरोसा हो गया। बट स्टिल वो लायरा को यकीन दिलाता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, जानबूझ के किया हुआ मर्डर नहीं। अगर विल को अपने पापा को ढूंढना है तो इसे अपने मम्मी को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैरी उसके कलीग को लायरा और डस्ट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है। बट ऑलिवर को लायरा से ज्यादा फंडिंग की चिंता है, क्योंकि अगर इन्हें रिसर्च कंटिन्यू करनी है तो पहले फंडिंग लगेगी। फिर मिसेस कोल्टर को पता चलता है कि उस रात लायरा भी इनके साथ उस पहाड़ी पर थी। मतलब लायरा एजरियल का पीछा करते हुए किसी दूसरी दुनिया में चली गई। मैकफेल कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके विचेस के खिलाफ अपना अटैक लॉन्च करता है, जिसके बदले मैजिस्टेरियम के मेंबर्स मैकफेल को ऑफिशियली इनका नया कार्डिनल चुनते हैं। मैजिस्टेरियम के शिप्स एक के बाद एक बम गिराकर विचेस के इलाके पर हवाई हमला करते हैं। अरे दीदी अब क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो बड़े फैंटम बन रहे थे। मैकफेल मिसेस कोल्टर को अपने रूम में बुलाकर उसे कार्डिनल बनने की खुशखबरी देता है। बट मिसेस कोल्टर से समझाती है कि भाई ये कार्डिनल वाली पोजीशन ब्लेसिंग नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर्ज की तरह है। मिसेस कोल्टर की वजह से ही मैकफेल इस पोजीशन पर पहुंच गया। बदले में इसे कोल्टर की मनमानी और सारे नखरे उठाने पड़ेंगे, सीधा सीधा ब्लैकमेल। इतना बोल के मरीसा कोल्टर वहां से लायरा को ढूंढने निकल पड़ती है और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। विल के उठने से पहले लायरा उसके लिए एक नोट छोड़कर डॉक्टर मैरी मलोन से मिलने जाती है। पैन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि एलियोमीटर के हिसाब से उन्हें विल के पापा को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। बट लायरा के हिसाब से डस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना इज मोर इम्पोर्टेंट, वरना रॉजर्स की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ग्रूमन जिंदा है, जो अपने रिंग की मदद से ली स्कोसबी को अपनी ओर बुलाता है, मतलब उसके टाउन की डायरेक्शन में। विल को फिर से सटल नाइफ और टावर ऑफ एंजल के विजन्स आते हैं, इस बार सपने में। विल समझ जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द एलियोमीटर की मदद से उसके पापा को ढूंढना होगा।
बट अनफॉर्चुनेटली एलिथोमीटर और लायरा दोनों मिसिंग है। विल लायरा को ढूंढते हुए बाहर निकलता है। ऑब्वियसली उसने लायरा के नोट को मिस कर दिया। विल के आसपास रख देती यार, टेबल पर कौन देखने वाला है। लायरा के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डॉक्टर मैरी ईचिंग की मदद से डस्ट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, बट उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। तभी वहां पर इंस्पेक्टर वॉल्टर्स आकर इससे लायरा के बारे में पूछताछ करता है। एन मोमेंट पर लायरा भी इधर पहुंच गई, बट इससे पहले कि मैरी लायरा को यहाँ से भगा सके, वॉल्टर्स उन दोनों को पकड़कर अंदर ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ पूछताछ के दौरान एक्सीडेंटली लायरा के मुंह से विल का नाम निकलता है। तभी मैरी वॉल्टर्स का ध्यान भटकाकर लायरा को वहां से भगा देती है। वॉल्टर से पीछे छुड़ाकर भागते वक्त लायरा की मुलाकात लॉर्ड बोरियल मतलब चार्ल्स से होती है। ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने की खातिर लायरा इससे लिफ्ट ले लेती है। गाड़ी से उतरने पर लायरा के ध्यान में आता है कि शिट, एलिथोमीटर तो वो चार्ल्स की गाड़ी में ही भूल गई। इन शॉर्ट चार्ल्स ने एलिथोमीटर चुरा लिया, यही तो चाहिए था उसे। ग्रूमन के बारे में पूछताछ करते वक्त ली स्कोर्सबी को पता चलता है कि ग्रूमन अब भी जिंदा है। अगर इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पास वाली ऑब्जर्वेटरी में जाकर पूछताछ करना। दूसरी तरफ लायरा को ढूंढते वक्त विल की मुलाकात एंजेलिका से होती है, जो खिड़की में खड़े होकर टावर ऑफ एंजल्स में मौजूद किसी परछाई को देख रही थी। यहाँ एंजेलिका विल को टावर ऑफ एंजल और उसमें रिसर्च करने वाले गिल्ड के बारे में बताती है। अपैरेंटली इंस्पेक्टर्स के आने के बाद गिल्ड के बचे हुए सारे मेंबर्स शहर छोड़कर भाग गए। एंजेलिका के पेरेंट्स भी उसकी आंखों के सामने स्पेक्टर का शिकार बने थे, इसीलिए वो विल को फिर से आने वाले खतरे की चेतावनी देती है, क्योंकि इसके अडल्टहुड में जाते ही स्पेक्टर उसे भी अपना शिकार बना लेंगे। मैरी क्यूमिले की मशीन की मदद से लायरा का हाल जानने की कोशिश करती है, बट अगेन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बट बाहर आती उसे एक आदमी बताता है कि लायरा उस पुलिस ऑफिसर से बच के भाग गई, तो टेक्निकली उसे उसका जवाब मिल गया। नई लीड को फॉलो करते हुए ली स्कोर्सबी ऑब्जर्वेटरी में जाकर ग्रूमन के बारे में पूछताछ करता है, बट ग्रूमन का नाम सुनते ही वहां काम करने वाले डॉक्टर हेली स्कोर्सबी पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर इनके बीच चली इस शूट आउट में डॉक्टर हेली स्कोर्सबी के हाथों मारे जाते हैं, जिसके बाद मैजिस्टेरियम के गार्ड्स स्कोर्सबी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वापस लौटने पर फाइनली विल को लायरा का लिखा वो नोट मिलता है। विल कुछ समय पोर्टल यानी उस विंडो के थ्रू लायरा को लेने निकलता है, बट वहां लायरा को रोता देख उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लायरा विल को बताती है कि उसने एलिथोमीटर खो दिया, बट तभी पेन उसे चार्ल्स के विजिटिंग कार्ड के बारे में याद दिलाता है। याद है ना, पिछले एपिसोड में चार्ल्स ने इसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उस पर चार्ल्स का पूरा एड्रेस प्रिंट है। मैजिस्टेरियम के हमले के बाद सारे विचेस बहुत गुस्सा हैं, बट अब भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लायरा और उससे रिलेटेड प्रोफेसी है। सेरेफिना अपने डीमन काइसा को योरिक बैरेंसन के पास भेजकर उससे लायरा का पता पूछती है। यहाँ योरिक काइसा को बताता है कि लायरा अपने पापा का पीछा करते हुए उस विंडो के थ्रू किसी पैरेलल वर्ल्ड में चली गई। इत्तेफाक से मरीसा कोल्टर भी उसी टाउन में रुकती है जहाँ ली स्कोर्सबी कैद है। स्कोर्सबी के बारे में पता चलते ही कोल्टर फौरन उससे पूछताछ करने जेल जाती है। पहले तो ये स्कोर्सबी को टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाली थी, बट जल्दी वो समझ जाती है कि बिल्कुल उसी की तरह ही स्कोर्सबी के पेरेंट्स भी एकदम जालिम थे। कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, बट एक बात साफ हो गई, ये दोनों लायरा से अपने अपने स्टाइल में प्यार करते हैं। स्कोर्सबी चाहे मर क्यों ना जाए, वो लायरा के बारे में इसे कुछ नहीं बताने वाला। वापस होटल पहुंचने पर मिसेस कोल्टर को लॉर्ड बोरियल का भेजा लेटर मिलता है कि वो जानता है कि लायरा इस वक्त कहाँ है। फिर मिसेस कोल्टर जाकर स्कोर्सबी को जेल से भगाती है, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि स्कोर्सबी आखिरी सांस तक लायरा की हिफाजत करेगा, पर उससे पहले स्कोर्सबी को ग्रूमन चाहिए। इधर एक और बात नोटिस की, मिसेस कोल्टर का डीमन कभी भी बात नहीं करता। बाकी सारे डीमंस में तो स्पीकिंग एबिलिटीज हैं। पुलिस से बचने की खातिर विल और लायरा अंधेरा होने तक वेट करते हैं, मूवीज देखते हुए और पॉपकॉर्न खाते हुए। यहाँ लायरा विल को रॉजर की मौत के बारे में बताती है। उधर मैरी फाइनली ईचिंग बॉक्स और बुक की मदद से डस्ट को डिकोड करना सीखने लगती है। जब एक घर में लकड़ियों से खेल रही थी, तब क्यू में लगी हुई मशीन उसके सवालों का जवाब दे रही थी। अंधेरा होते ही विल और लायरा जाकर चार्ल्स यानी बोरियल से मिलते हैं। वाह भाई, इस दुनिया में भी एकदम टिप टॉप घर है इसका। यहाँ लायरा को यकीन हो जाता है कि वाकई में बोरियल ने उसका एलिथोमीटर चुरा लिया था। लॉर्ड बोरियल ने बोलता है कि वो उन दोनों के असली नाम और आइडेंटिटीज अच्छे से जानता है। अगर लायरा को एलिथोमीटर वापस चाहिए और विल को पुलिस से बचना है, तो बदले में इसे टावर ऑफ एंजल में रखा सटल नाइफ लाकर दे दो। लॉर्ड बोरियल को उस नाइफ के बारे में मैजिस्टेरियम के एलिथोमीटर रीडर ने बताया था। ये दोनों इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक आवाज हमें द सटल नाइफ, टावर ऑफ एंजल्स, वहां रहने वाले गिल्ड, स्पेक्टर्स और सिटी ऑफ चित्तगाजे में हुए इवेंट्स के बारे में बताती है। 300 साल पहले फिलोसोफर्स के गिल्ड ने ऐसा नाइफ बनाया जो मल्टीवर्स के बीच रास्ता बना सकता था। इस सटल नाइफ के 2 अलग अलग एजेस हैं। एक एज से फैब्रिक ऑफ स्पेस को काटकर मल्टीवर्स के बीच विंडो बनाई जा सकती है, तो दूसरा एज यूनिवर्स में मौजूद ऑलमोस्ट हर एक ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से काट देता है। इस नाइफ की मदद से इमोर्टल्स यानी अमर जीवों को भी मारा जा सकता है। सही इंसान के हाथ में यह सटल नाइफ ह्यूमैनिटी को बचा सकता है, वहीं गलत हाथ में यह सारे मल्टीवर्स की बैंड बजा सकता है। फिलोसोफर्स के गिल्ड ने खास इस नाइफ को छुपाने सिटी ऑफ चित्तगाजे में एक स्पेशल टावर बनाया था।
द टावर ऑफ एंजल्स। बट धीरे धीरे गिल्ड उस नाइफ को अपने मतलब के लिए यूज करने लग गया। जब भी कोई सटल नाइफ का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स के बीच विंडो बनाता है, स्पेक्टर नामी शैडो मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं। सीजन 1 के एंड में जब लॉर्ड एजरियल ने मल्टीवर्स के बीच वो बड़ी सी विंडो ओपन कर दी थी, उसके बाद ढेर सारे स्पेक्टर सिटी ऑफ चितगाजे में घुस गए। शहर के मैक्सिमम एडल्ट इंस्पेक्टर्स का शिकार बन गए और जो किसी तरह से बच गए वो शहर छोड़कर भाग गए। मतलब साला इस कांड के पीछे भी लॉर्ड एजरियल का ही हाथ था। दूसरी तरफ ग्रूमन फिर से उस रिंग की मदद से ली स्कोर्सबी को अपनी ओर खींचता है। फाइनली ली ग्रूमन के डीमन की मदद से उस तक पहुंच जाता है। ग्रूमन इसे बताता है कि ली यहाँ आया नहीं बल्कि लाया गया है। ग्रूमन ने ली के मदर की रिंग की मदद से उसे अपनी ओर बुलवाया था। ली फुल ऑन कंफ्यूज है कि इसकी माँ की अंगूठी ग्रूमन के पास कहाँ से आई। ग्रूमन ने इसे यहाँ बुलवाया था ताकि वो सटल नाइफ और उसके नए बेरर को ढूंढकर लॉर्ड एजरियल के पास लेकर जाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली जंग में लॉर्ड एजरियल यानी इनकी साइड जीत सके। बट ली स्कोर्सबी इसे बोलता है कि उसे एजरियल की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो यहाँ सिर्फ लायरा की सुरक्षा करने आया था। जो इंसान अपने काम के लिए लायरा जैसी बेटी को पीछे छोड़ दे, उसे उस इंसान की मदद नहीं करनी। ये बात सुनकर ग्रूमन बड़ा भावुक होता है, क्योंकि वो खुद भी एजरियल की तरह ही अपने बेटे विल को छोड़कर आया था। फिर इन दोनों के बीच एक डील होती है। अगर सटल नाइफ और उसके बेरर के मिलने के बाद ये लायरा को अपने प्रोटेक्शन में ले लेगा, तो ली इसके मिशन में एजरियल की मदद करने के लिए तैयार है। ग्रूमन इस ऑफर को फौरन एक्सेप्ट कर लेता है, बट साथ ही साथ उसे वार्निंग भी देता है कि चांसेस है कि ये सटल नाइफ को ढूंढने वाला सफर और सटल नाइफ का नया बेरर लायरा को और ज्यादा खतरों में डाल दे। उधर लायरा और विल किसी तरह टावर ऑफ एंजल में घुसकर द सटल नाइफ के पुराने बेरर को ढूंढ लेते हैं। यहाँ के एक लोकल लड़के ने इस पुराने बेरर को बांधकर उससे उसका नाइफ छीन लिया था। इससे पहले कि ये लोग पैराडीसी के हाथ पैर खोल दे, वहां पर वो लड़का आकर इन पर हमला कर देता है। फिर विल और टोलियो के बीच सटल नाइफ को लेकर लड़ाई होती है, जिसमें टोलियो विल की 2 उंगलियां काट देता है। विल किसी तरह अपनी बॉक्सिंग स्किल की मदद से टोलियो से नाइफ छीनकर उसे वहां से भगा देता है, बट फिर अपनी कटी हुई उंगलियों को देखकर विल बेहोश हो जाता है। होश आने पर पैराडीसी विल को बताता है कि द सटल नाइफ ने अब विल को अपना नया बेरर चुन लिया है। अपैरेंटली इस नाइफ का ऑफिशियल हकदार बनने से पहले इसके बेरर को अपनी 2 उंगलियां गंवानी पड़ती हैं। फिर पैराडीसी विल को उसे यूज करने की ट्रेनिंग देता है। थोड़ा ट्रायल एंड एरर और पैन से मिले मोरल सपोर्ट के बाद विल सक्सेसफुली सटल नाइफ की मदद से एक विंडो कट करता है। कंग्रेचुलेशंस। बट फिर पैराडीसी से सटल नाइफ को यूज करने के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स बताता है। पहला, हमेशा ध्यान रखना कि तुम बनाई हुई विंडो को फिर से क्लोज कर रहे हो, ताकि और कोई इस विंडो की मदद से इधर उधर ट्रैवल ना कर सके। दूसरा, तुम्हारे सिवा किसी और को यह नाइफ यूज करने मत देना। तीसरा, कभी भी सटल नाइफ को बिना वजह अपने मतलब के लिए यूज मत करना। और चौथा, कि हमेशा इस नाइफ की सच्चाई को दूसरों से छुपाए रखना। इतना बोलकर पैराडीसी पीसफुली मरने के लिए चला जाता है। लग रहा है सटल नाइफ का बेरर बनना बड़ा ही स्ट्रेस वाला जॉब है। पैराडीसी को प्राइवेसी देकर विल और लायरा सटल नाइफ समेत टावर को छोड़कर चले जाते हैं। लॉर्ड बोरियल मेलिसा कोल्टर को बताता है कि वो लायरा की करंट लोकेशन के बारे में जानता है। फिर ये दोनों लॉर्ड बोरियल को मिले सीक्रेट विंडो की मदद से सिटी ऑफ चितगाजे आते हैं। उसी वक्त टुलियो स्पेक्टर का शिकार बनता है। फिर विल और लायरा डिसाइड करते हैं कि वो लॉर्ड बोरियल से अलिथियोमीटर चुरा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो सटल नाइफ जैसा पावरफुल हथियार उसके हवाले नहीं कर सकते। उधर ली स्कोर्सबी और ग्रूमन साथ मिलकर अपने नए एडवेंचर पर निकलते हैं, जहां ग्रूमन अपने एयर बेंडिंग एबिलिटीज की मदद से ली के बलून को बूस्टेड स्पीड देता है। मिसेस कोल्टर को मिलने से पहले लॉर्ड बोरियल ने विल की दुनिया में जाकर मैरी और उसके पार्टनर को डिफेंस फंडिंग ऑफर की थी, ताकि ये दोनों मिलकर अपनी शैडो पार्टिकल यानी डस्ट की रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। पर डिफेंस फंडिंग का नाम सुनते ही मैरी लॉर्ड बोरियल को वहां से भगा देती है। लॉर्ड बोरियल को ऑफर ठुकराने के बाद मैरी फिर से केव में जाकर डस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, और इस बार फाइनली डस्ट उसके सवालों का जवाब देती है, फुल एलेक्सा स्टाइल में। यहाँ डस्ट मैरी को बताते हैं कि शैडो पार्टिकल्स, डार्क मैटर्स, कॉन्शियस सब एक ही हैं। इतना ही नहीं, डस्ट इसे बोलते हैं कि वो एंजल्स हैं। हाँ, सही सुना, एंजल्स। सीजन 1 वाले रिकैप में कहा था ना, इसमें आगे एंजल्स भी आएंगे। ह्यूमंस आज तक डार्क मैटर की पहेली को सुलझा नहीं पाए थे। अब क्योंकि मैरी जान चुकी है कि ये डार्क मैटर और स्पिरिट सब एक ही हैं, मतलब एंजल्स ने जानबूझकर अपना सीक्रेट इंसानों से छुपाए रखा और उन्हें तरक्की करने से रोक लिया। बट क्यों? ह्यूमन से इनकी क्या दुश्मनी? वेल, क्योंकि अपैरेंटली इन्हें ह्यूमन से बदला लेना है। किस बात का बदला, वो तो धीरे धीरे आगे ही रिवील होगा।
दूसरी तरफ सेराफिना और स्कार्डी साथ मिलकर मैजिस्टेरियम से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। यहाँ सेराफिना स्कार्डी को अपने साथ लायरा की तलाश में पैरेलल वर्ल्ड में जाने का न्योता देती है, जिसे स्कार्डी फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। स्कार्डी का मानना है कि अब समय आ गया कि एजरियल वापस आकर अपने अधूरे काम को पूरा करे। फिर ये दोनों कुछ और विचेस के साथ मिलकर मैजिस्टेरियम के गार्ड्स पर हमला करते हैं और लॉर्ड एजरियल की बनाई उस विंडो के जरिए दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। मरीसा कोल्टर लॉर्ड बोरियल के साथ सिटी ऑफ चित्तगात्जे यानी क्रॉस रोड वर्ल्ड के थ्रू विल की दुनिया में जाती है। बोरियल इसे कॉफी ऑफर करके इस दुनिया के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ के इंसानों के पास डीमंस नहीं होते, इधर की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, करप्शन एंड ऑल, और कैसे उसने अपने कलेक्टर स्किल्स की मदद से इस दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई। इधर का माल उधर करके भाई करोड़पति बन गया। बट मरीसा को इसकी लाइफ और अचीवमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो यहाँ बस लायरा के लिए आई है। बोरियल इसे बताता है कि उसके पास लायरा का एलिथियोमीटर है और सटन नाइफ मिलने के बाद लायरा और विल यहाँ एलिथियोमीटर वापस लेने जरूर आएंगे। इधर बोरियल मरीसा को सीसीटीवी कैमरा, एचडी स्पीकर्स जैसे हाई टेक गैजेट्स दिखाकर इंप्रेस करने की नाकाम कोशिश करता है। फिर इसका अटेंशन वापस पाने बोरियल मरीसा को डॉक्टर मैरी मलोन के बारे में बताता है। मरीसा फौरन कपड़े चेंज करके अकेले डॉक्टर मैरी से मिलने निकल पड़ती है। अकेले मतलब वो इवन अपने डीमन को तक साथ नहीं ले जाती। लॉर्ड बोरियल इधर ये देखकर हैरान है कि विचेस की तरह ही मरीसा कोल्टर भी अपने डीमन से अलग हो सकती है। सेल्फ कंट्रोल। मरीसा का डीमन बोलता भी नहीं है और उससे अलग भी हो सकता है। लगता है बेचारे पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। दूसरी तरफ विल और लायरा चित्तगात्जे में घूमते हुए विंडो ओपन करने की सही जगह ढूंढते हैं, ऐसी जगह जो सीधा इन्हें बोरियल के बेसमेंट में लेकर जाएगी। याद है ना, सारे वर्ल्ड्स पैरेलल में हैं, मतलब चित्तगात्जे की रियलिटी ऑक्सफोर्ड की रियलिटी के पैरेलल में है। इसीलिए अगर बोरियल के घर में घुसना है तो उसके घर की लोकेशन को इन्हें पहले चित्तगात्जे में मैप करना पड़ेगा। तभी इनकी मुलाकात एंजेलिका और पाउला से होती है, जो टूलियो की करंट कंडीशन का जिम्मेदार विल और लायरा को ठहराते हैं। अगर विल ने टूलियो से वो नाइफ नहीं छीना होता तो टूलियो स्पेक्टर्स का शिकार नहीं बनता। यस, टूलियो एंजेलिका का भाई है। एंजेलिका इनसे वादा करती है कि जल्दी इन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांट वेट फॉर दिस मोमेंट। उधर मैजिस्टेरियम के लोग एजरियल की ओपन की विंडो को डिस्कस कर रहे थे। फादर ग्रेव्स का मानना है कि बेहतर होगा कि वो सारी दुनिया से एजरियल की विंडो को छुपाए रखे। सीधा बोलो कि फेक न्यूज है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि नॉर्थ में कुछ विचेस ने मैजिस्टेरियम के गार्ड्स पर हमला कर दिया और वो विंडो के थ्रू दूसरी दुनिया में भाग गए। मैकफेल इसका सारा गुस्सा बेचारे फादर ग्रेव्स पर निकालता है और उसे जेल भिजवाने के बाद एलिथियोमीटर रीडर से मरीसा कोल्टर का पता पूछता है। उधर मरीसा कोल्टर डॉक्टर मैरी मलोन से मिलकर उसे लायरा और डस्ट के बारे में पूछती है। मरीसा इसे बताती है कि वो लायरा की मम्मी है और यहाँ पर लायरा के कारनामों के लिए इससे पर्सनली माफी मांगने आई है। मरीसा कोल्टर को यहाँ पर दो निहायत ही शॉकिंग न्यूज मिलते हैं। पहला कि लायरा नेचुरली एलिथियोमीटर पढ़ सकती है और दूसरा कि इस दुनिया के वुमन से अगर चाहें तो खुद भी स्कॉलर्स या डॉक्टर्स बन सकते हैं। क्योंकि मरीसा की दुनिया पूरी तरह से मेल डोमिनेंट है। वुमन चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो, अगर उसे तरक्की करनी है तो किसी मर्द का सहारा लगेगा। थैंक्स टू मैजिस्टेरियम। ये सब सुनने के बाद मरीसा वहां से चली जाती है। मरीसा के जाने के बाद डॉक्टर मैरी उसे गूगल पर सर्च करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं मिलता। बट तभी डस्ट इसे बताता है कि समय आ गया है कि मैरी एक सर्पेंट यानी सांप का रोल प्ले करे। सिंपल भाषा में मैरी को बोरियल के विंडो ढूंढकर लायरा और विल को बचाना है। इतना बोलकर डस्ट केव में लगा सिस्टम बंद कर देते हैं। मरीसा वापस जाकर अपना सारा गुस्सा बोरियल पर निकालती है कि अगर वो इस दुनिया में होती तो वो भी डॉक्टर मैरी की तरह ही एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाती। बट नहीं, वहाँ मैजिस्टेरियम उसे कभी अपने कदमों पर खड़ा होने नहीं देने वाले, क्योंकि वो एक वुमन है। तभी विल और लायरा सक्सेसफुली बोरियल के घर में जाने वाली जगह ढूंढ लेते हैं। विल एक छोटी सी विंडो ओपन करके देखता है कि लॉर्ड बोरियल एलिथियोमीटर के साथ सोफा पर बैठा है। अनफॉर्चुनेटली इन्हें ये नहीं पता कि वहां पर मरीसा कोल्टर भी मौजूद है। तो अब इनका प्लान यह है कि बोरियल को डिस्ट्रैक्ट करके बेसमेंट से बाहर निकालना, ताकि विल आसानी से एलिथियोमीटर को चुरा सके। लायरा बोरियल को डिस्ट्रैक्ट करने उसके घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाती है। बोरियल के बाहर जाते ही विल विंडो ओपन करके इसके बेसमेंट में घुस जाता है। अंदर घुसते ही विल की नजर मिसेस कोल्टर पर पड़ती है। इससे पहले कि विल चुपके से वो एलिथियोमीटर चुरा ले, मरीसा का डीमन एलिथियोमीटर छीन लेता है। नीचे चले हंगामे को सुनकर लायरा और बोरियल भागते हुए बेसमेंट में आते हैं। यहाँ लायरा अपनी मम्मी को देखकर एकदम शॉक है। मिसेस कोल्टर से एलिथियोमीटर वापस लेने लायरा उसके डीमन पर अटैक करती है। दूसरी तरफ बोरियल विल को उसके मम्मी के नाम से ब्लैकमेल करके सटन लाइफ लेने की कोशिश करता है। विल गुस्से में बोरियल के कलेक्टिबल आइटम्स उसके सर पर फोड़ देता है और एलिथियोमीटर उठाकर लायरा के साथ वहां से भाग जाता है। वापस चित्तगात्जे लौटने पर लायरा विल से वादा करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो विल के फादर को ढूंढ कर ही रहेंगे। फिर बोरियल मरीसा को बताता है कि चित्तगात्जे में जाकर लायरा को ढूंढना इतना आसान नहीं। वहां पर स्पेक्टर्स जैसे शैडो मॉन्स्टर्स हैं जो बस अडल्ट्स पर हमला करते हैं। बट मरीसा का मानना है कि अगर इन्होंने स्पेक्टर्स के बारे में सब कुछ जान लिया
तो उन पर काबू किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैरी बाइबल खोलकर सरपंच के बारे में पढ़ना शुरू करती है, वो एडम, ईव एंड एप्पल वाला सरपंच। मैरी ने अपना मन बना लिया। फिर ये अपने बहन को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए ऑक्सफोर्ड छोड़कर बाहर जा रही है। डर्स से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैरी बोरियल के विंडो तक पहुंच जाती है, जिसके बाहर एक गार्ड बैठा उसकी रक्षा कर रहा था। मैरी चार्ल्स का नाम लेकर गार्ड को डराने की कोशिश करती है। लकीली उसका तुक्का लग जाता है और गार्ड इसे मरीसा कोल्टर समझकर अंदर जाने देता है। डॉक्टर मैरी मलोन उस विंडो को क्रॉस करके सिटी ऑफ चित्तगात्जे आती है और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। चित्तगात्जे पहुंचकर विचेस आसमान में एंजल्स को देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये एंजल्स आने वाली लड़ाई में लॉर्ड एजरियल का साथ देने जा रहे हैं, इसलिए स्कार्डी उनके पीछे जाती है। दूसरी तरफ मैजिस्टेरियम का अलिथियोमीटर रीडर कार्डिनल मैकफिल को बताता है कि मिसेस कोल्टर लायरा की तलाश में गई है और लायरा प्रोफेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस प्रोफेसी में लायरा को स्पेशल नाम भी दिया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लॉर्ड बोरियल और मिसेस कोल्टर लायरा की तलाश में चित्तगात्जे आते हैं। यहाँ मिसेस कोल्टर अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को स्विच ऑफ करके स्पेक्टर्स को उसके काबू में करती है। मरीसा कोल्टर की विल पावर को देखकर लॉर्ड बोरियल काफी हैरान था कि तभी मिसेस कोल्टर लॉर्ड बोरियल को जहर देकर मार देती है। लॉर्ड बोरियल को इसे पहले ही लायरा के बारे में बता देना चाहिए था। बोरियल ने लायरा को सटल नाइफ ढूंढने अपने मकसद के लिए यूज किया था और बाद में मरीसा को लायरा के बारे में बताया। मिसेस कोल्टर अब इस पर भरोसा नहीं कर सकती। यही चित्तगात्जे में अपने भाई का बदला लेने एंजेलिका कुछ बच्चों को जमा करके विल और लायरा पर हमला करती है, बट तभी वहां पर सेरेफिना आकर इन्हें बचा लेती है। विल के हाथ का जख्म अब धीरे धीरे और ज्यादा इन्फेक्टेड होने लगता है। सेरेफिना और बाकी के विचेस वहां मौजूद जड़ी बूटियों को यूज करके विल का इलाज करने की कोशिश करते हैं, बट अगर जल्दी ठीक होना है तो इन्हें अपनी दुनिया वाले पावरफुल जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी। लायरा के लाख बनाने के बावजूद भी विल को इन विचेस पर जरा भी भरोसा नहीं। तभी इन पर स्पेक्टर्स का हमला होता है। हमले में स्पेक्टर एक विच को अपना शिकार बनाने ही वाला था कि तभी विल सटल नाइफ की मदद से उन्हें वहां से भगा देता है। तो अडल्ट ह्यूमंस के साथ साथ अडल्ट विचेस भी स्पेक्टर्स का शिकार बन सकते हैं। एंजेलिका और पाओला चुपके से डॉक्टर मैरी को शहर में भटकते हुए देखते हैं। आई थिंक ये अभी तक स्पेक्टर्स का शिकार नहीं बनी क्योंकि सीक्रेटली एंजल्स इसकी रक्षा कर रहे हैं। मैरी को ऑलरेडी पता था कि पाओला और एंजेलिका चुपके से इस पर नजर रखे हुए हैं। फिर ये दोनों बच्चे मैरी को चित्तगात्जे में हुए हादसे के बारे में बताकर उसे इनकी देखभाल करने को कहते हैं। मैरी इन अकेले बच्चों का हाल देखकर बहुत भावुक होती है। ये दोनों इसे लायरा के बारे में भी बताते हैं कि इन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, बट तभी एक विच ने आकर उसे बचा लिया। लीज कोस्बी और जॉन पेरी भी एजरियल के विंडो को यूज करके चित्तगात्जे आ गए हैं। इनके पीछे मैजिस्टेरियम ने अपने कुछ एयर शिप्स भी भेजे थे। जॉन पेरी अपने पावर्स की मदद से 2 शिप्स को गिरा देता है, बट तभी आखिरी शिप में बैठा स्नाइपर बलून के गैस कैनिस्टर को निशाना बनाकर उन्हें क्रैश लैंड करवाता है। सेरेफिना चित्तगात्जे पर नजर रखने एक विच को भेजती है। फिर मिसेस कोल्टर स्पेक्टर्स की मदद से उस विच को टॉर्चर करके उससे लायरा के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाती है। ये मिसेस कोल्टर को बताती है कि लायरा प्रोफेसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो आने वाली लड़ाई में ईव का रोल प्ले करेगी। यस, अगेन वही एडम एंड ईव वाली ईव। ये सुनने के बाद मरीसा उस विच के डीमन को स्पेक्टर के हवाले कर देती है। बलून के क्रैश होने के बाद मैजिस्टेरियम के गार्ड्स कोस्बी और जॉन पेरी के पीछे पड़ जाते हैं। लीज कोस्बी जॉन को वहां से भगाकर अकेला सारे गार्ड से लड़ने लगता है। धीरे धीरे वो गार्ड्स कोस्बी पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर क्लाउड पाइन ट्री के टुकड़े की मदद से सेरेफिना को पुकारता है। सेरेफिना उसकी पुकार सुन तो लेती है, बट उसके वहां पहुंचने से पहले ही लीज कोस्बी दम तोड़ देता है। स्कार्डी एजरियल को ढूंढते वक्त कुछ क्लिफ घास को आने वाले वॉर के बारे में बात करता सुन लेती है। इन क्लिफ घास का मानना है कि शायद उस लड़ाई में एजरियल अथॉरिटी को हरा दे, बट लड़ाई जीतने के लिए उसे सटल नाइफ की जरूरत पड़ेगी। तभी विल को सपने में उसके फादर को ढूंढने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। विल लायरा को वहीं सोते हुए छोड़कर अकेला अपने फादर की तलाश में निकलता है। स्पेक्टर्स का खतरा एक तरफ और दोपहर की नींद एक तरफ। लगता है ये सारे पुणेकर हैं। दुपारची गोड झोप। एनीवेज, विल पेरी फाइनली अपने पापा से मिलता है, बट इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही जॉन पेरी को पता चलता है कि उसका अपना बेटा विल ही नाइफ बेरर है, वो उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, विल को प्रोफेसी में अपना रोल निभाना ही पड़ेगा। तभी मैजिस्टेरियम का एक गार्ड जॉन पेरी को विल की आंखों के सामने मार देता है। मरने से पहले जॉन ने विल को बताया था कि लॉर्ड एजरियल को ढूंढने में एंजल्स इसकी मदद करेंगे। फिर विल अपने पापा का हुड पहनकर लायरा से मिलने जाता है। अनफॉर्चुनेटली विल के वापस आने से पहले ही मिसेस कोल्टर ने लायरा को किडनैप कर लिया। मैरी एंजेलिका और पाओला को सेफ लोकेशन पर छोड़कर अपने पर्सनल एडवेंचर पर निकलती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड एजरियल अथॉरिटी के साथ होने वाली लड़ाई में एंजल से मदद मांगता है। एंजल्स एजरियल से वादा करते हैं कि आने वाली लड़ाई में वो इसके साथ हैं। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लायरा किसी दूसरे डायमेंशन में जाकर रॉजर से मिलती है
और यहाँ होता है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 खत्म। Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project, we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.